अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम ग़ुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टैक्सेशन का। आज इसका पहला लेक्चर है। इससे पहले आपके फ़िज़िकल क्लासेस चलती रही हैं जिसमें हमने काफ़ी कोर्स जो है वो कवर कर रखा है। आज आउटलाइन में से आपका कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट जो है वो हम उसे कवर करेंगे। ठीक है, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। चलें स्टार्ट करते हैं जी। स्लाइड नंबर 1 है जिसमें हम ये मेंशन कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि आखिर कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीव्ड एंड रेवेन्यू रिसीव्ड, इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी क्यों है, यानी कैपिटल के आइटम्स और रेवेन्यू के आइटम्स में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी क्यों है। जी वो कहते हैं जी किसी भी स्टूडेंट के लिए टैक्स सब्जेक्ट के लिए आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू में डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने आईकॉम किया है, आईकॉम में मुझे याद है कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक में एक पूरा चैप्टर था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का, वो समझाया जाता था। वो क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि जब आपको बिज़नेस की नेट इनकम मालूम करनी हो तो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि आपको डिफ्रेंशिएशन ना पता हो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। कैसे भला? क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो लूज़ है या फिर उसमें कुछ रियायत हैं, कुछ डिडक्शंस हैं, वो सारे के सारे डिडक्शंस रेवेन्यू रिसीप्ट्स में हैं, कैपिटल रिसीप्ट में नहीं। एक रीज़न। दूसरी रीज़न, जब भी आपने बिज़नेस का प्रॉफिट मालूम करना हो तो सारे के सारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डिडक्ट किए जाते हैं ट्रेडिंग रिसीप्ट्स में से। यानी आप देखें ना कि आप सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू माइनस तमाम एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आपको ये भी ना मालूम हो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है तो आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? आप प्रॉफिट कैसे मालूम कर सकते हैं? देखें, किसी भी इनकम स्टेटमेंट में से अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया और उसका कैश माइनस करें एक्सपेंस के तौर पर तो वो तो प्रॉफिट को बहुत डाउन चला जाएगा। जबकि आप तो रिज़र्व में से थोड़ा सा भी कैश ले रहे थे, थोड़ा सा प्रॉफिट में से ले रहे थे। अब आप उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसे क्लैरिफाई कैसे करेंगे? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। जी ये होते क्या हैं आखिर? आपको डिसीजन लेने के लिए, इनकी डिफ्रेंशिएशन लेने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो आपको बहुत से आइटम्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है, लाइक नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर, सोर्सेज फ्रॉम विच द मनी इज़ बीइंग स्पेंड, कि पैसा कहाँ से आया है, या फिर कंप्लीट अमाउंट, या फिर कोलेक्टिवली आपने पे की है, या फिर रकरिंग एक्सपेंडिचर है कि 5 साल तक चलेगा, कुछ इस साल पे करेंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर 5 ईयर, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात मोटिव बिहाइंड द ट्रांजैक्शन। अब ये इतने आइटम्स हैं, सबका ख्याल कैसे रखें? कोई शॉर्टकट होना चाहिए कि जिससे हमें पढ़ते ही पता चल जाए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो उसमें वो ये कहता है कि आपको ये मालूम करने के लिए कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आप ये देखेंगे कि क्या होने वाला एक्सपेंडिचर आपके परमानेंट एसेट में कुछ इंक्रीज़ ला रहा है या नहीं ला रहा। ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर जो है उसका ताल्लुक आपके परमानेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, या फिर इनके अगर कर रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ ऑफ द परमानेंट एसेट नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अगर अभी भी आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ तो हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, जिससे हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला पॉइंट क्या है जी? परचेजिंग एन एसेट। किसी भी कंपनी में जब एसेट परचेज़ किया जाएगा तो ये डिसाइड करने के लिए कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपने फिक्स एसेट परचेज़ किया है या फ्लोटिंग एसेट परचेज़ किया है। अब आपको ये भी नहीं मालूम कि फ़्लोटिंग एसेट क्या होता है। फ़िक्स एसेट तो शायद आपको मालूम हो कि फ़िक्स एसेट जब ऐसा एसेट जिसे आपने परचेज़ किया हो रखने के लिए, यूज़ करने के लिए, लाइक आपने फर्नीचर लेकर रखा, उसे यूज़ करेंगे, यूज़ करके उससे बेनिफिट उठाएंगे। या मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे एसेट्स जिनको रीसेल पर्पस के लिए परचेज़ ना किया जाए बल्कि उन्हें यूज़ करने की मोटिव के साथ परचेज़ किया जाए, इन्हें कहते हैं फिक्स्ड एसेट। अब इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं फ्लोटिंग एसेट्स। फ्लोटिंग एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिससे आप परचेज़ ही रीसेल पर्पज़ के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले एग्जांपल ले लें, मैंने आपको कहा कि आपने फ़र्नीचर परचेज़ किया है। अब अगर आपकी शॉप ही फ़र्नीचर की है, आपका शोरूम है फ़र्नीचर का, तो इसका मतलब यह है कि फ़र्नीचर एक ऐसा एसेट है जिसे आप परचेज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल।
तो वो आपका फिक्स एसेट नहीं होगा, वो फ्लोटिंग एसेट होगा। तो आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है, जो एसेट आपने परचेज़ किया है क्या वो फिक्स एसेट है या फ्लोटिंग एसेट है। अगर जो एसेट आपने परचेज़ किया वो फिक्स एसेट था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और अगर वो फ्लोटिंग एसेट था तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। इलिस्ट्रेशन दे रहा है कि एक कॉटन की फैक्ट्री है, कॉटन जिनिंग फैक्ट्री। जिनिंग फैक्ट्री से मुराद क्या है, जिनिंग का वर्ड क्या यूज़ करता है जी। जिनिंग का वर्ड जो है वो जिन से निकला है। जिन से मुराद कि आप अपने कपास में से उन बीज को जो भी रह गए उनको भी अलग कर लेते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं जिनका कपास के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो कपास को साफ़ करने के लिए उसको उसमें से निकाल लेते हैं। तो जिनिंग उसे कहते हैं, जिनिंग फैक्ट्री। अब आपने दो एक्सपेंसेस किए, एक तो आपने कॉटन जिनिंग मशीनरी परचेज़ की, दूसरा कॉटन परचेज़ की। अब देखें, पहले आपने कॉटन जिनिंग मशीनरी परचेज़ की। अब मशीनरी एक फ़िक्स एसेट है क्योंकि आपने इसे फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज़ रखा है अपनी ही कॉरपोरेशन में, जबकि कॉटन जो है इसको यूज़ करना, कॉटन जो है ये सर्कुलेटिंग और फ्लोटिंग एसेट है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जो कि आपकी प्रोडक्ट को जनरेट करेगा, जिस प्रोडक्ट को आपने सेल कर देना है। ठीक है, ये कि रॉ मटेरियल है, इसे आप बार बार परचेज़ करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जी, पीरियड ऑफ बेनिफिट। एक और वो कहता है कि डिफ्रेंशिएशन है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। क्या आपने जो एसेट परचेज़ किया या जो भी आइटम परचेज़ किया है कि उसका बेनिफिट का टाइम पीरियड क्या है। अगर उसका बेनिफिट का टाइम पीरियड कंटिन्यूस है और 1 साल से ज़्यादा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर उसका बेनिफिट करंट पीरियड के लिए है, जिसे हम एनुअल पीरियड भी कह सकते हैं, करंट पीरियड भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी। वो कहता है जी, अगर आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर किया है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे आपने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना हो या बिज़नेस को बूस्ट अप करना हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है, जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जिसमें आप नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं या नया बिज़नेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बट दोज एक्सपेंडिचर जो कि आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट और बिज़नेस आपको हेल्प करते हैं, लाइक प्रमोशनल बिज़नेस, जिसमें प्रमोशनल प्रोडक्ट्स स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जिसमें जैसे आपके स्टिंग आई थी तो इन्हें क्या किया, स्टिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एड्स दी, उसके बाद उनके सैंपल्स डिवाइड किए। तो एग्जिस्टिंग, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो ये देखें कि अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की जाएगी तो वो क्योंकि आपका कंडक्ट ऑफ बिज़नेस है और वो कंटिन्यूस बेसिस पर चल रहा है, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और अगर आपने एडवर्टीज़मेंट की है न्यू प्रोडक्ट की जिसका बेनिफिट आपने कंटिन्यूसली हासिल करना है या फिर आपने अपने बिज़नेस को बूस्टअप करने के लिए की है, तो इस ऐसी एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि आपका जो कंडक्ट ऑफ बिज़नेस की एडवर्टीज़मेंट मैंने बताई उसका बेनिफिट आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में उठाते हैं, और दूसरा जो है वो चलता रहता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, बुक में और भी पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, लेकिन मैंने आपकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग इससे तैयार किया है स्लाइड्स को, तो आप स्टिक रहेंगे अपनी आउटलाइन के टॉपिक्स के साथ। ज़रा इन एग्जांपल्स को देखें। कॉस्ट ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग एंड लीगल चार्जेस इनकरेड परचेजिंग एन आइटम, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, डिज़ाइंस, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, रिपेयर्स ऑन द परचेज ऑफ dial operated asset to put into the workable condition, cost of issuing share and debenture, amount paid on compensation for securing cancellation of a contract। तो ये सारे के सारे एक्सपेंस आपके क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स देखें। लीगल एक्सपेंस इंकरेड इन डिफेंडिंग अ सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स। अब वो किसी भी किस्म का अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और आप पर केस कर दिया गया, अदालत में आप जा रहे हैं, तो होने वाले तमाम लीगल एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अगर आपने पुरानी मशीनरी को रिपेयर करवाया है, ओवरहॉलिंग करवाई है, वो भी एक्सपेंस रेवेन्यू कहलाएगा। फिर है रेंट पेड फॉर द हायर्ड मशीनरी, पेंशन पेड टू द एम्प्लॉयज़, एग्जीबिशन एक्सपेंस, पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ अ राइट से मुराद के जब आप किसी के पैटेंट्स, किसी और का फार्मूला यूज़ करने के लिए 1 साल के लिए राइट लेते हैं और उस राइट से आप फ़ायदा उठाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोको कोला की। अब कोको कोला की तो यहाँ कंपनीज़ नहीं है, या पेप्सी की कंपनीज तो नहीं है। अब पेप्सी तो बना रही है शमी मैन कंपनी,
ठीक है। शमीम एंड कंपनी ने क्या किया, वो राइट इसने परचेज़ किया हुआ है पेप्सी एंड कॉरपोरेशन से कि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है आपके ही नेम से प्रोडक्ट को बनाऊं। ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो पेप्सी कॉरपोरेशन जो अमेरिका में है वो फार्मूला सेंड कर देती है, उस फार्मूले के बिना पर क्या किया जाता है, नई प्रोडक्ट तैयार कर ली जाती है। ठीक है। अब प्रोडक्ट अमेरिका से थोड़ी ना आ रही है, प्रोडक्ट तो यहीं बन रही है, यहीं का पानी यूज़ हो रहा है, यहीं का मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेकिन जो फार्मूला है, जो पाउडर है, वो अमेरिका से आ रहा है। ऐसे एक्सपेंस की अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपकी बुक में गिवन है, साथ में सोल्यूशन भी है, लेकिन आप इनको रीड आउट कीजिएगा और इन्हें ज़रूर पढ़ें और इसका अंदाज़ा लगाएं कि ये कौन कौन से एक्सपेंसेस कैपिटल हैं। लाइक मैं एक दो पढ़ देता हूँ। पहला जैसे लीगल एक्सपेंस इंकर्ड इन रेजिंग अ लोन, तो लीगल एक्सपेंस है और वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है, तो ये रेवेन्यू हुआ। उसके बाद देखें एडवर्टाइजिंग चार्जेस नॉर्मली अकर्ड, नॉर्मली का मतलब ये है कि ये रेवेन्यू है, वरना ये कैपिटल होते अगर उसमें मेंशन करता न्यू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट वगैरह। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द बिल्डिंग, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द बिजनेस, वेजेस पेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये आप सारे एक्सपेंसेस को पढ़िएगा और बुक में इसका सोल्यूशन भी है और बुक में ये क्वेश्चन भी मौजूद है, इसे रीड आउट करके इनके एक्सपेंसेस के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट है जी रिसीप्ट्स के बारे में। अभी हमने एक्सपेंडिचर्स पढ़े थे, अब हमें रिसीप्ट्स पढ़नी है। जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, इसी तरह से कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स के दरमियान भी डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। आजकल कोर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा रहा। ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आप क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, जिनमें पहला पॉइंट जो कि खुद एक कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। देखें दो चीज़ें हैं, एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स है और एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, हैं दोनों इनकम के सोर्स। ठीक है, एक तो है सोर्स चेंज हो जाना, दूसरा है इनकम चेंज हो जाना। मैं आपको समझाता हूँ। देखें जो अमाउंट रिसीव करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स के बदले में, वो आपके कैपिटल रिसीव्ड होगी। जो सब्स्टिट्यूशन इनकम अलोन के बदले में करेंगे वो क्या होगी, रेवेन्यू रिसीव्ड होगी। दोबारा बोल रहा हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम में होगी अमाउंट रिसीव, वो कैपिटल रिसीव्ड होगी। जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम अलोन में होगी वो रेवेन्यू रिसीव्ड होगी। डिफ्रेंशिएट क्या है, मतलब क्या है इसका, नहीं समझ आ रहा, देखते हैं ज़रा। एक पर्सन जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, अब रिटायर हो रहा है और उसने अपनी पेंशन रिसीव करनी है। ठीक है। अब वो जो पेंशन रिसीव करेगा वो कैपिटल रिसीव्स है। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इनकम बदल गया। पहले वो सर्विसेज दे रहा था और सैलरी रिसीव कर रहा था, अब क्या है, अब सिर्फ वो पेंशन ले रहा है जो उसका बेनिफिट है। ठीक है। तो सोर्स ऑफ इनकम चेंज हुआ, सोर्स ऑफ इनकम चेंज होने की वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे ही उसने वो अमाउंट रिसीव करी और उसकी पेंशन स्टार्ट हो गई, अब पेंशन जब स्टार्ट हो रही है तो वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम है। पहले सैलरी थी अब पेंशन है, पहले सैलरी थी अब पेंशन है। अब क्योंकि पेंशन आ रही है तो ये रेवेन्यू रिसीव्ड होगी। यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सोर्स ऑफ इनकम चेंज होगा तो वो कैपिटल रिसीव कहलाएगा, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनकम होगा तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जी आइसोलेटेड ट्रांजैक्शंस। आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन से मुराद ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनका डिफ़ाइन न किया जा सके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये डिपेंड करते हैं मोटिव के ऊपर जो इन एक्सपेंडिचर्स को अकर कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको, वही डिसाइड करेगा कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या कहता है कि एक पर्सन है जिसने परचेज़ किए हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक पर्सन ने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं। अब उसका मोटिव क्या है, क्या उसने उन शेयर्स को लॉन्ग टर्म रखने के लिए परचेज़ किए हैं? अगर उसने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए उसे परचेज़ किए थे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, चाहे उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने सेल आउट कर दिया, लेकिन तब भी वो कैपिटल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। जब आप शेयर्स इस मोटिव के साथ परचेज़ करें कि आप जैसे ही प्राइस बढ़ने वाली है आप उसे रीसेल करने वाले हैं, अब आपका मोटिव चेंज हो गया। जैसे ही आपका मोटिव चेंज हुआ तो वो क्या हुआ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जब आपने परचेज़ किया, और जब आपने उसे सेल किया तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड हो गया। ठीक है। तो दोनों के दरमियान आपको डिफ्रेंशिएशन समझ आ गई है। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कैपिटल रिसीव्स की और साथ में आपके रेवेन्यू रिसीव्स की। तो पहले कैपिटल रिसीव्स की पढ़ते हैं। क्या कहता है जी, इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव्ड अंडर अ पॉलिसी विच इंश्योर्ड बिल्डिंग अगेंस्ट लॉस बाय फायर। कि जब आप अपनी बिल्डिंग जब
देखें, आपने फायर इंश्योरेंस करवाई, अपनी बिल्डिंग की आग लग गई, उसके बदले में जितने आपको पैसे मिले वो सारे कैपिटल रिसीव्ड कहलाएंगे। दूसरा है डैमेज अवॉर्डेड टू द रेलवे पैसेंजर, एक ऐसे पैसेंजर को डैमेजेस पे करना जो परमानेंटली डिसेबल हुआ है एक्सीडेंट में। ठीक है, आपको फ़ौरन पे करने पड़ेंगे, थ्रू आउट टाइम कंटिन्यूस टाइम पे करने पड़ेंगे। रॉयल्टी क्या होती है जी? रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ माइनिंग राइट्स। रॉयल्टी से मुराद ये होता है कि जब आपने आपको पता है कि कराची में भी आपका एक मिस्टर बीन है जो कि एक्टिंग करता है बिल्कुल मिस्टर बीन की तरह, और उसकी शक्ल भी मिलती है। चाहे हम उसको कॉपी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम उसको कॉपी कर रहे थे, हमें उससे कुछ पैसे पे करने पड़े, उसकी फ़ी चार्ज की उसने, उसको पैसे देने पड़े, जिसे रॉयल्टी बोला जाता है। अभी लास्ट टाइम आपको पता चला होगा कि वो कोक की ऐड आई थी जिसमें मीशा शफ़ी ने आपकी नूर जहाँ का, मैडम नूर जहाँ का गाना उन्होंने कॉपी किया था। तो मैडम नूर जहाँ का क्योंकि गाना कॉपी किया गया था, इसलिए उन्हें क्या है, रॉयल्टी पे की जाएगी। क्लियर है जी? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये आपको पता है कि जो शेयर्स हैं या तो वो पार वैल्यू पे बिकते हैं या फिर डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे। प्रीमियम से मुराद कि जब असल प्राइस से पार वैल्यू से आप प्राइस ज़्यादा लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपके प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कहलाते हैं। फिर है अमाउंट रिसीव बाय डायरेक्टर बाय अ virtue ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द कंपनी इन विच ही अंडरटुक नॉट टू डू पर्टिकुलर बिजनेस। यानी आपने किसी डायरेक्टर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी की थी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि वो सर्टन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ही वो इन्वॉल्व हुआ और आपने उससे वो अमाउंट रिसीव की फ़ाइन के तौर पर, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, कैपिटल रिसीव्स कहलाएंगे जी। रेवेन्यू रिसीव्स, एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स, ये भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, देखें ज़रा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ हाउस बाय प्रॉपर्टी डीलर, अब ये रेवेन्यू रिसीव में कैसे आ गई? ये तो कैपिटल रिसीव में आना चाहिए था भाई। परमानेंट आपका हाउस है, उसको सेल किया आपने, नहीं भाई, आपका प्रॉपर्टी डीलर ने उसे सेल किया। और प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस क्या कहलाता है कि एक प्रॉपर्टी परचेज़ करो, दूसरी सेल करो, तो दूसरी से परचेज़ करो, तीसरे को सेल करो, क्योंकि उसका जो आइटम है जिसे वो रीसेल के पर्पज़ के लिए परचेज़ कर रहा है, हाउस को परचेज़ ही रीसेल पर्पज़ के लिए कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसीव कहलाएगी। रसीप्ट ऑफ 3 ईयर रेंट ऑफ द बिल्डिंग इन एडवांस, आपको पता है कि रेंट जो है वह कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर है या कंटिन्यूस इनकम है जो आपको हर मंथ रिसीव होनी है या हर साल रिसीव होनी है। तो 3 ईयर्स का आपने एडवांस ले लिया, ये रिसीव भी आपके रेवेन्यू रिसीव कहलाएगी। दूसरा है सैलरी रिसीव्ड, कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टेम्पररी डिसेबिलिटी, वहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी थी, यहाँ टेम्पररी डिसेबिलिटी है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेम्पररी डिसेबिलिटी में कि अगर आपका इलाज करवा दिया जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, तो बेसिकली वो एक्सपेंसेस पे करते हैं, आपके हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह सब पे कर देते हैं। फिर है सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर द पर्पस बिजनेस पर्पस, ऐसे एम्प्लॉय की सैलरी रिसीव करना जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए रखा गया था और वो बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ की जाएगी। अब इससे मैटर नहीं पड़ता कि वो बिज़नेस किस बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ करें या पर्सनल होल्डिंग के लिए यूज़ करें, लेकिन क्योंकि सैलरी एक एम्प्लॉय को दी गई है और एम्प्लॉय को उसकी सर्विसेज के बदले में दी गई है जो कि कंटिन्यूस बेसिस पर लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स कहते हैं। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम द यूज़र ऑफ अ राइट, अभी आपने कहा रॉयल्टी जो है वो एक परमानेंट एक्सपेंडिचर है, तो अभी आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीव में आएगा, पहले आपने कहा कैपिटल रिसीव में, अब आप कह रहे हैं रेवेन्यू रिसीव में। डिफरेंस क्या है? देखें, इसने कहा प्रॉपर्टी ऑफ अ राइट कि आपने राइट को परचेज़ नहीं किया, अभी पढ़ रहे थे ना पीछे वो रॉयल्टी वगैरह जिसमें मिस्टर बीन की एग्जांपल दी, आपने उसे परचेज़ नहीं किया, आप सिर्फ उसे यूज़ करना चाहते हैं एक ऐड के लिए, एक मंथ के लिए, एक साल के लिए, आप उसे परमानेंट नहीं रख रहे, तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेवेन्यू रिसीव्स कहलाता है। ये सारे एग्जांपल रेवेन्यू रिसीव्स की थी। प्रीवियस स्लाइड में आपने कैपिटल रिसीव पढ़ा। अब हम देखते हैं कि ये इलस्ट्रेशन है और इलस्ट्रेशन में आपको कुछ, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, इसमें आपको कुछ रीजंस दी गई हैं। अब आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि वेदर दीज रीजंस आर बिलोंग्स टू कैपिटल रिसीव्स और रेवेन्यू रिसीव्स, तो दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना है। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट से मुराद ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक मेथड जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने का, बनाने का, या फिर आपने स्पेशल कोई बुक या कोई मेथड लिखा है, आप उस पर अदालत से राइट्स हासिल कर लेते हैं कि कोई भी इस मेथड को अगर कॉपी करेगा तो वो पहले मुझसे इजाज़त लेगा या मुझे सर्टन फ़ी पे करेगा, तभी मुझसे वो उसको यूज़ कर सकता है, वरना वो उसे यूज़ नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल ऑफ हाउस परचेज फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़, अब देखें इसमें रेजिडेंशियल पर्पज़ लिखा गया है,
क्योंकि रेजिडेंशियल पर्पस लिखा गया है इसीलिए ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। अगर रेजिडेंशियल पर्पस ना लिखा जाता और हमें नहीं पता होता उसके इंटेंट का, उसके मोटिव का, कि वो इसको रीसेल के पर्पस के लिए ख़रीद रहा है या किस वजह से ख़रीद रहा है, तो वो क्या है कि अब ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लीगल फ़ी रिसीव्ड फॉर ड्राफ्टिंग, आप लीगल फ़ी है तो लीगल फ़ी तो आपके रेवेन्यू में आती है। रॉयल्टी रिसीव, फिर रॉयल्टी वाला फिर आ गया। रिसीव्ड सेल ऑन डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट परचेज। अब आप इन सारे एग्जांपल्स को देखेंगे, पढ़े अच्छी तरह से, जो प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करें। नेक्स्ट जो है ये 5 एग्जांपल्स और दी गई हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, इनका सोल्यूशन भी साथ में गिवन है। इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनें, जो भी प्रॉब्लम होगी फिर हम जूम मीटिंग में इसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।